हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब, और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी स्टडी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लैब असिस्टेंट का पेपर पूरा कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, वन दरोगा का पेपर हुआ था उत्तराखंड में। उसमें भी ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे। तो हम इस पेपर में क्या करेंगे, हमारे काम का क्या है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, उनको ही डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा इनमें से सॉल्ट जो वाटर को नहीं रखता है, ये बताना है। देखिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको इनके सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा। देखिए, ब्लू विट्रॉल क्या है, जिसे नीला तोता के नाम से जानते हैं। ये हमारा होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 5। अब इसमें तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। एंड वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मॉलिक्यूल किसके होते हैं इसमें, वाटर के। एंड जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। तो बस यही बताना था कि किसमें वाटर के मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है आपको। इसमें क्या बताना है, आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम किस में होगा, ये बताना है। देखिए, बहुत ईजी है। सब में क्या है, 1S2 2S2 2P6 3S2। अच्छा देखिए, अगर आप बनाओ, इसमें 3 सेल तक गए हुए हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, 1 2 3, 3 तक गए हुए हैं। इसमें भी हमारा 3 तक है, ये 2 और ये 2 तक है। अब हमें पता है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है ना, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होगी। इसमें अभी और देखना ही नहीं है, पहले हम इसमें देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट क्या है, इन चारों ऑप्शन में क्या क्या अलग है वो देख रहे हैं पहले। अब अच्छा, इससे भी पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी तत्व के बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई पहले से स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसे एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा देनी होगी, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इन्होंने लोवेस्ट कहा है, इसका मतलब कम देनी है आपको एनर्जी, और कम किस में देनी होगी, जो पहले से ही थोड़ा अनस्टेबल हो। अब देखते हैं, अब इन दोनों में देखेंगे हम, यहाँ पे 3S2 है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फिल्ड है, और यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। अच्छा देखिए, अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये दोनों क्या है, फिल है ना पूरे। अब अगर यहाँ से निकालें तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसकी क्या होगा, इसे इजीली निकाला जा सकता है, तभी ये हमारा क्या होगा, इसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी देने के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 42 ग्राम नाइट्रोजन एट STP। देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपको बताना है कि 42 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, ये बताना है। अच्छा, आप एक बात बताइए, STP पर 1 मोल किसी भी एलिमेंट का कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। देखिए, ये होता है ना। अब देखिए, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तब हम आराम से निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, 42 ग्राम। देखिए क्या होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 42, एंड नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, N2। एक का होता है 14, दो का कितना हो जाएगा 28, इतने मोल्स आएगा। बस अब हमें क्या करना है कि 4 से करें, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 14 2 जा 14 3 जा, यानी कि ये 1.5 हो गया। अब हमें इसकी क्या मल्टीप्लाई करनी है, 1.5 मोल के लिए निकालना है हमें वॉल्यूम, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 मोल के लिए होता है 22.4 लीटर, तो 1.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, इसकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 33.6 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में है, ये बताना है आपको। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, और अभी बताया मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, N इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए, सब में गिवन मास कितना है, 18 18 18 18, ये है। देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है,
हमें पता है, देखिए ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब n की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, है ना। n की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू तो क्या होगी, कम, और इसमें जिसका मोलर मास कम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स होंगे ज़्यादा, कम। ये क्या देखना है आपको, कम। इन चारों में से बस आपको मोलर मास निकाल लो, जिसमें भी कम होगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए वाटर का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 ये, यानी कि इसका हो गया 18। कम देखना है हमें, इसका कितना होगा, ये 16 32। कार्बन ये कितना होता है, कार्बन का 12, एंड ऑक्सीजन का हमारा कितना है, ऑक्सीजन का हमारा 32, यानी कि 44 हो गया यहाँ पे। और इसका देखिए 12 और 4 16। सबसे कम किसका है, CH4 का, मीथेन का, यानी कि इसी का ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे इसमें। समझ आ रहा है ना आपको। अगर आपको एक बार खुद से भी इसको ट्राई कर लेना। देखिए n कितना होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास सब में सेम है, तो बस किस पे डिपेंड करेगा, मोलर मास पे। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो बस हमें 4 ऑप्शन में देखना है ये किसका ज़्यादा है, किसका कम है, उसी के n क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। देखिए सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक लेयर बन जाती है एंड कॉपर के ऊपर कैसी बनती है, ग्रीन कलर की लेयर बनती है। ये क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है, ये कोरोजन का ही एग्जाम्पल होता है। अब इसमें सिल्वर क्या बनता है, ये सिल्वर सल्फाइड बन जाता है एंड ये कॉपर कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट है पीटिंग, फिलीफॉर्म और टार्निशिंग। ये क्या है, आर वेरियस टाइप ऑफ मेटल कोरोजन। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मेटल कोरोजन के एग्जाम्पल है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है, बहुत करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रीन कोटिंग appears in copper vessel when it is exposed to moist air. This green material is a mixture of। देखिए आपको बताना है कि कॉपर का कोई बर्तन है, उस पर ना ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। कब, जब वो मॉइस्ट एयर में रखा जाता है। तो ये ग्रीन कलर का जो मटेरियल बनता है वो मिक्सचर है क्या, आपको ये बताना है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन। देखिए हमारे पास कॉपर है, अब देखिए मॉइस्ट एयर में रखा हुआ है तो इसमें हमारा क्या होगा, वाटर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन ये प्रेजेंट है। अब देखिए इससे क्या बनेगा हमारा, एक तो बनेगा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक बनेगा हमारा कॉपर कार्बोनेट। तो ये देख लेना, इसकी बनती है ये ग्रीन लेयर इस मिक्सचर की। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है H3PO3 इज अ। देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें बताना है कि ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है या ट्राई एसिडिक बेस है। देखिए बेस तो ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी तो करेक्ट पहले ही कर गया। अब देखना इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी पहले, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, H3 है एंड PO। अब देखिए यहाँ पे ये 2 OH है, यानी कि ये क्या है, डाई बेसिक एसिड। तो इसकी वजह से ये हो जाएगा हमारा डाई बेसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्पर्स्ड फेज ऑफ जेल। देखिए आपको ये बताना है कि जेल में डिस्पर्स फेज क्या होती है। देखिए एक होता है डिस्पर्जन मीडियम और जो आप इसमें डालेंगे वो होता है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा सॉल्वेंट और जो आप डाल रहे हो वो होता है हमारा सोल्यूट। तो इसमें क्या बताना है, एक तरीके से सोल्यूट बताना है। सॉल्वेंट क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम। क्या होता है ये, डिस्पर्स मीडियम होती है। देखिए जेल में हमारा डिस्पर्स फेज होता है लिक्विड। क्या होता है इसमें, लिक्विड। और लिक्विड किस में डिसोल्व होता है, ये सॉलिड में डिसोल्व होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम पे आपको डिस्पर्जन मीडियम पूछ लें। सॉलिड होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम एंड लिक्विड होता है हमारा डिस्पर्स फेज। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अरेंज द मेटल्स XYZ इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपको रिएक्टिविटी के बेसिस पर बताना है। अब आप ये देखिए इन्होंने कहा कि जो मेटल X है ना, रिएक्ट विद स्टीम, भाप के साथ रिएक्ट करती है, एंड Y किसके साथ रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ, एंड Z किसके साथ रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर के साथ। तो देखिए X किसके साथ कर रही है, स्टीम के साथ, Y हॉट वाटर के साथ एंड Z कोल्ड वाटर के साथ।
आप एक बात बताइए कि जो हमारा जेड है वो ठंडे पानी से ही रिएक्शन कर ले रहा है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल पानी है उसके साथ रिएक्शन हो जा रही है जेड की, इसका मतलब जेड क्या है, ज़्यादा एक्टिव है। और वाई, पानी को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा तब वाई इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वाई क्या है, थोड़ा कम। और जब आप बिल्कुल भाप बना दोगे गर्म करके तब रिएक्ट करेगा एक्स, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, तो एक्स की सबसे कम है और जेड की सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा इनमें से नहीं है, आपको ये बताना है। अच्छा देखिए, जब भी आप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं ना, किससे, कच्चे तेल से, तब उसमें क्या क्या मिलता है हमारा, उसमें हमारा एक तो पैराफिन वैक्स मिलता है, पेट्रोल मिलता है एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है। कोक उसमें हमारा नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। इसमें कोक हमारा नहीं मिलता है। अच्छा, कोक इसमें नहीं मिलता तो कैसे मिलता है, देखिए जब हम कोयले को ना एयर की अपसेंस में गर्म कर दें तब हमारा कोक मिलता है हमें। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ सिल्वर मेटल इज एडिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन्होंने कहा है कि जब आप एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहे हो, सिल्वर ऐड कर रहे हो, तब बताना है क्या होगा। ठीक है, इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या फिर कॉम्बिनेशन होगी, एक्सप्लोजन होगी या फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आप एक बात देखिए, आपने भी देखा होगा सिल्वर हमारा इतना रिएक्टिव नहीं होता है, जबकि कॉपर क्या है, काफ़ी रिएक्टिव होता है, तब सिल्वर इसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये चीज़ पढ़ी होगी या देखा होगा कि उस सीरीज़ में हमारा सिल्वर नीचे होता है कॉपर से, इसका मतलब कॉपर क्या है, ज़्यादा एक्टिव है सिल्वर के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, नो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये क्या कह रहा है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट लेबल एज असर्शन एंड रीजन, आंसर देना है आपको। असर्शन क्या है, मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाओगे तब उसको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, उसको क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। रीज़न क्या कह रहा है ये, टू रिमूव अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड दैट फॉर्म ऑन इट सरफेस व्हेन एक्सपोज टू एयर। ये क्या कह रहा है, रिमूव करने के लिए लेयर ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, ये आपने क्या कभी ये देखा है, नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती है MgO, और इसको हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है जलाने से पहले। इसका मतलब आर गलत है, ए करेक्ट है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपको गलत बताना है। मेथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन मेथेनल इन लीवर, हाँ बिल्कुल सही है, लीवर में हमारा क्या होता है, मेथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर मेथेनल में चेंज हो जाता है। बी ऑप्शन क्या कहता है, सोप मिसेल्स स्कैटर लाइट हैंस सोप सॉल्यूशन बिकम क्लाउडी। देखिए जब साबुन के मिसेल प्रकाश को क्या करता है, ये स्कैटर्ड करता है, तब साबुन का घोल कैसा हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये बात इन्होंने जो कही है ना, ये सोप के लिए है ना कि डिटर्जेंट के लिए है। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक है, जबकि डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट तो हमारा खाली कार्बोक्सिलिक एसिड होता है लॉन्ग चेन वाला, सोप होता है सोडियम एंड पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ठीक है, तब यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत है, और गलत ही आपको बताना था। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, डिटर्जेंट आर जनरली अमोनियम और सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्साइड, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है द एटमोस्फेरिक ऑफ विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इन्होंने कहा कि कौन सा प्लैनेट है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के येलो एंड वाइट बादलों से घिरा रहता है, क्लाउड से घिरा रहता है, ये बताना है आपको। देखिए इसमें है ना वीनस होगा। देखिए वीनस ना जनरली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना होता है, बट इसके वायुमंडल के ऊपर क्या होता है, H2SO4 के वाइट और येलो कलर के क्लाउड्स बनते हैं। अब ये क्लाउड क्या करते हैं, जैसे ही सनलाइट आती है ये क्लाउड उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देंगे, जिसकी वजह से शुक्र हमारा क्या दिखता है, ये चमकीला ग्रह दिखाई देता है।
क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड के वाइट एंड येलो क्लाउड्स होते हैं ना, वो आने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसी की वजह से वो क्या दिखता है, चमकीला दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, वॉट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म्ड व्हेन 12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कम्प्लीटली विद नाइट्रोजन। ये कहा है कि देखिए ये अमोनिया बन रहा है, अमोनिया की क्या होती है, N2+3H2 2NH3, यही तो होता है। इन्होंने कहा कि 12 लीटर हाइड्रोजन से हमारा ये अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया कितना बनेगा, आपको ये बताना है कि अमोनिया कितना बनेगा। अच्छा एक बात देखिए, हमारा 3 रेशो में है और ये 2 में बन रहा है। अगर मैं कहूँ कि एक हाइड्रोजन से कितना बनेगा, 2/3 ऑफ नाइट्रोजन, यही तो है NH3 सॉरी अमोनिया, ये इसके डिवाइड में चला गया, 2/3 ऑफ अमोनिया। अब इसका कितना है, 12 लीटर लिया है, 12 लीटर, तो 12 लीटर में बता देना है कितना कितना हो जाएगा, 8 लीटर अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 लीटर। आ गया ना आपको ये समझ में, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, देखिए 1, 3 एंड 2 रेशो है। अब 3 रेशो में था 12, ये कितना होगा 4, अब ये 2 था, 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 8, ऐसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है। देखिए केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस में कोई भी न्यू कंपाउंड नहीं बनता, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, जबकि केमिकल रिएक्शन में कोई नया कंपाउंड बन जाता है। अब देखिए लिक्वेशन ऑफ एयर, आप वायु को क्या कर रहे हो, लिक्विफाई कर रहे हो, मतलब आप उसकी फेज चेंज कर रहे हो, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, जब आप गैस सिलेंडर में गैस को भर रहे हो तो उसका भी क्या है, कोई नया प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं हो रहा है ना, बस गैस क्या करे, लिक्विफाई होकर सिलेंडर के अंदर जा रही है, फेज चेंज हो गई। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, आप चाइना डिश में पेट्रोल को रखेंगे तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, मतलब उसकी भी क्या होगी, फेज चेंज हो जाएगी। तब इसमें भी कोई न्यू प्रोसेस फॉर्म नहीं हो रहा है। अब इसमें देखते हैं, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, आप हाई टेम्परेचर पे कॉपर को गर्म कर रहे हो, तो इसमें क्या बने, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, इसकी वजह से ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, आपको ये रिएक्शन गिवन है, निकेल एंड हाइड्रोजन। देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ और ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। क्या इसमें कोई भी चीज़ बाहर निकली है, नहीं। ऑक्सीजन का योग हुआ है, नहीं। ऑक्सीजन जला है, कंबस्टन हुआ है, नहीं। बट क्या हुआ, इसमें एडिशन हुआ है, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जिसमें हम क्या बनाते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना देते हैं। ठीक है, अनसेचुरेशन खत्म हो जाता है, एडिशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ सपोनिफिकेशन, आपको साबुनीकरण की रिएक्शन बतानी है। देखिए साबुनीकरण में हम एस्टर ले लेते हैं और बेस की प्रेजेंस में और सॉल्ट बनता है हमारा, यही हो जाएगी इसकी। देखिए और किसी में भी हमारा बेस नहीं है, ठीक है, एसिड है, मेटल है, हाइड्रोजन H+ है, बट बेस क्या है, इसी में ही है, और ये एस्टर था, ये हमारा साबुनीकरण प्रोसेस है। नेक्स्ट है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, आपको बताना है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे नाइट्रोजन के, आपको ये बतानी है। देखिए 1 मोल में कितने होते हैं, आप ये बताइए, किसी भी का हो सकता है वो 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23, यही तो होते हैं। अच्छा देखिए 1 मोल में बताना था ये आपको। अब 7 ग्राम नाइट्रोजन, N2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, एक का होता है 14, 2 का हो जाएगा 28। तब मोल कैसे निकालते हैं, N = गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये था 7 और ये है 28, 7 4 जा 28 यानी कि 0.25 मोल, ये हुआ। अब 1 मोल में इतना है तो 0.25 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके। अच्छा देखिए मल्टीप्लाई है ये, मतलब 23 तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव तो पहले से ही हट गया, बस मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ये आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो गया है, सॉलिड से सीधा किस में चेंज हुआ है, गैस में। अच्छा कौन सा प्रोसेस होता है ये होता है हमारा सब्लिमेशन। कौन सा प्रोसेस है ये, सब्लिमेशन। अब इन्होंने कहा इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, नहीं, कंडेंसेशन तो वो होता है जब गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए, भाप थी वापस से पानी बन गया, वो होता है कंडेंसेशन।
हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। हाँ, जब आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तब वो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ए गलत है। ओके, नेक्स्ट है एक्वारेजिया बताना है आपको। एक्वारेजिया देखिए, ये होता है हमारा HCl और HNO3 का मिक्सचर, इसका रेशो होता है। अब हमें बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें कौन ज़्यादा होता है। देखिए 3:1 है। अच्छा, मैं पहले ऐसे कंफ्यूज होती थी कि 3 में HNO3 होगा या HCl होगा। देखिए मुझे इतना पता है कि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वही ज़्यादा मात्रा में है। स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन? HCl, और वही ज़्यादा मात्रा में है, तो 3:1। HCl एंड HNO3 का रेशो 3:1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर। देखिए आप बस 2 बात ध्यान रखिए, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं? एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड बेसिक। अब देखिए मेटल कौन है इनमें? सोडियम मेटल है, इसी के ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन, जिसमें ब्रेक होता है, खाली ब्रेकिंग होती है, वही होता है डीकम्पोजिशन। बस बताना है। देखो यहाँ तो रिप्लेसमेंट हुआ है, यहाँ क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। लेड की जगह कॉपर आ गया, कॉपर की जगह आ गया लेड। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी एडिशन हुआ है, ये इसको हीट किया गया है ना, डिसोसिएशन। ये बस यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट था, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो गया। ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको। देखिए लेमन में क्या ऑक्जेलिक एसिड होता है? नहीं, लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड होता है, तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया इसमें, और ये हमारा नॉट करेक्ट ही बताना था। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है हमारे टमाटर में, ठीक है, टोमेटो में, पालक में, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। विनेगर एसिटिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। एंटी हिस्टिंग यानी कि जो चींटी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड, जिसे मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, और ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक एसिड हमारा टमाटर में होता है, टोमेटो में, ठीक है। चलिए आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा इसके क्वेश्चन। देखिए और भी हम पेपर देखेंगे जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर तो हम कर ही रहे हैं, जो PGT या GIC लेक्चर आर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।